ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू तो ध्यान रखना ही है। साथ में एक और लिख लो कि कभी ये होता है कि ये अगर 4 हो जाए और ये 3 हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये 5 रहता है, लेकिन ये 53 डिग्री होता है। इसलिए अगर हम लोग बोलें साइन 53 डिग्री तो साइन 53 डिग्री हो जाएगा 4/5 और कॉस 53 डिग्री होगा वो होगा 3/5। इसलिए tan 53 डिग्री हो जाएगा साइन 53 डिवाइडेड बाई कॉस 53। साइन 53 हुआ 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5, इट मीन्स हो गया ये 4/3। ये भी ध्यान रखने हैं। तुम्हें कोई भी अगर याद ना हो, खाली इतना याद हो कि एक 4 एक 3 तो एक भाई रिजल्टेंट होगा 5, इतना तो सबको पता है। 3 और 4 अगर हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल में तो हाइपोटेन्यूज विल बी 5, ये सबको मालूम है। जो छोटा एंगल बनता है, अगर 3 4 से अगर हम लोग राइट एंगल बनाएं तो जो छोटा वाला एंगल बनेगा उसको 37 डिग्री बोलते हैं, जो बड़ा वाला बनता है उसको 53 डिग्री बोलते हैं। ठीक है भाई, बस इतना ही याद है तो ये सब तो अपने आप है, ये सब तो अपने आप हो जाएगा। तुम्हें tan 37 डिग्री लिखने पड़ेंगे तो 3/4 लिख दोगे, साइन लिखना होगा 3/5 अपने आप लिख दोगे। बस तुम्हें क्या याद रखना है भाई, इतना ही याद रखना है कि जब भी 3 और 4 से ट्रायंगल बनता है राइट एंगल रह करके 4 और एक 3, तो जो रिजल्टेंट होता है वो 5 वैल्यू का तो होता ही है, और ये 37 डिग्री होगा छोटा वाला, और बड़ा वाला जो होगा वो 53 डिग्री होगा। बस काम ख़त्म है। यही अगर याद है तो 53 और 37 डिग्री का साइन और कॉस, टैन, कॉट सब निकाल सकते हैं। बोलो ठीक है, ये याद रहेगा। खाली इतना ही याद रखना है, एक 4 दूसरा 3 राइट एंगल, तो रिजल्ट यहाँ पे रिजल्टेंट तो 5 है ही पाइथागोरस थ्योरम से, और एक छोटा वाला एंगल 37 डिग्री और बड़ा वाला एंगल 53 डिग्री होता है। बस अब इसका जो निकालना है निकाल लो भाई। इससे साइन 37 3/5, साइन 53 4/5 मिल जाएगा। बोलो ठीक है, याद रहेगा। यस सर। तो बस इसको याद रखना है, और ये डायरेक्शन वाला मामला सॉल्व हो गया भाई। डायरेक्शन तुम्हें जिससे निकालना हो उससे निकाल सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड से निकाल सकते हो या फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ज़्यादा डायरेक्शन पे पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है रिजल्टेंट पे, रिजल्टेंट के वैल्यू पे। और रिजल्टेंट का वैल्यू आप तो पता ही है आपको, रिजल्टेंट कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो और अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा करके। और चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है भाई, अगर हमने a + b रिजल्टेंट निकाला तो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। अगर दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हों तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। जब 3 और 4 याद होगा, मैक्सिमम वैल्यू तब होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हों। मान लो एक 4 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 2 है, तो मैक्सिमम इससे रिजल्टेंट कितना होगा भाई। मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा 7। कब, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तब। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाता है रिजल्टेंट। तो दिखाया ही था हमने कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो वैल्यू होता है वो दोनों का सम हो जाता है। कब भाई, जब हमारा थीटा 0 डिग्री होता है, दैट इज सेम डायरेक्शन। और ये भी बताया था कि रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाता है ए का वैल्यू माइनस बी के वैल्यू का डिफरेंस। कब, इफ़ ए इज़ अपोजिट टू बी। अभी थोड़ी देर पहले ये कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो मैक्सिमम वैल्यू जब दोनों वेक्टर, सोच लो दो फोर्स हो आपके पास दो भाई है, एक 3 न्यूटन का फोर्स लगाता है, एक 4 न्यूटन का फोर्स लगाता है।
और तुम्हें टेबल को शिफ्ट करना है, तो दोनों भाई को क्या बोलोगे कि शिफ्ट करना है भाई, क्या करो, एक इधर से लगाओ एक उधर से लगाओ, ऐसा तो नहीं बोलोगे। दोनों फोर्स डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अलमीरा है मान लो, कोई पुश करे कोई पुल करे, लेकिन एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे। या तो दोनों मिल करके पुल करे तो काम होगा, या दोनों मिल करके पुश करे, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम इफेक्टिव फोर्स होंगे। तो मैक्सिमम इफेक्टिव फोर्स के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर के लिए, रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम हो उसके लिए सेम डायरेक्शन, दैट इज ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। इसलिए हम लोगों का कंक्लूजन है कि दो वेक्टर का सम जो आएगा वो मैक्सिमम हो सकता है ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू, इससे छोटा ही होना है। और मिनिमम कितना हो सकता है भाई, तो ए का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू का मॉड। आप में से कुछ लोग सोचेंगे ये डबल क्यों लगा दिया भाई, जब पहले ही मॉड मॉड लिख रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि ये अगर 4 है ये 3 है, ये 4 है ये 3 है, तो चलो भाई 1 हो गया। लेकिन ये अगर 3 है और ये 4 है तो भी तो 1 होगा रिजल्टेंट। तो इसको मॉड लगाएंगे तब ना, नहीं तो -1 बोलने लग जाओगे। मैग्नीट्यूड कभी किसी चीज़ का निगेटिव थोड़ी होता है, तो मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट किससे, तो डिफरेंस से, चाहे जो भी लार्ज हो, ए लार्ज हो चाहे बी लार्ज हो, हमें तो भाई डिफरेंस से लार्ज होगा और सम से कम होगा। ये एक फैक्ट है, तो इसलिए इसको तो ध्यान रखना, 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। और ये इक्वालिटी कब होता है भाई, ये इक्वल कब होल्ड करेगा, जब थीटा हमारा 0 हो, तब ये रिजल्टेंट इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू हो जाएगा। कब, जब ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के तरफ हो। और ये वाला इक्वालिटी कब होल्ड करेगा भाई, when A is opposite to B। बोलो ये क्लियर हुआ, हुआ क्लियर? चलो थोड़ा कम क्लियर हुआ मान लेते हैं, हालांकि आपको क्लियर हो गया, फिर भी मान लेते हैं थोड़ा कम हुआ। तो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा इसका विजुअल मैपिंग करें। ए वेक्टर, बी वेक्टर, अगर मैं बी वेक्टर, चलो ट्रायंगल लॉ दिखाते चलते हैं। ए वेक्टर है, ए के हेड पे बी का टेल रखेंगे, अगर बी इधर ही मिला तो रिजल्टेंट है ये 4 + 3 7। और अगर बी वेक्टर ऐसे हो तो रिजल्टेंट ये होगा। जब 4 और 3 इधर ही था तो रिजल्टेंट हमारा ये था, तो उससे तो स्मॉल हो गया रिजल्टेंट देखो यहाँ 7 था, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, 6 के जैसा लग रहा है। जबकि वेक्टर वही है 4 वैल्यू का, इधर है 3 वैल्यू का। और यही अगर वेक्टर बी और ए में और ज़्यादा एंगल हो, ऐसे कर दें वेक्टर बी को, वेक्टर ए तो ये था लेकिन वेक्टर बी अगर ये हो जाए तो रिजल्टेंट बन जाएगा ये और स्मॉल। और अगर हमारा मान लो वेक्टर को और हम लोग इधर कर दें, ऐसे कर दें, वेक्टर बी को और ऐसे कर दें, तो अब तो रिजल्टेंट इतना ही रह गया भाई। मीन्स ये जब ज़्यादा एंगल बन रहा है तो और कम हो गया रिजल्टेंट। और ये 4 वेक्टर का ये 3 वेक्टर बिल्कुल इधर आ जाए तो रिजल्टेंट सबसे कम, ये है रिजल्टेंट। तो भाई 4 में से 3 वापस ही आ गए तो बचा सिर्फ 1। सो बी वेक्टर उसी डायरेक्शन में है तो 7 कर दिया, इस डायरेक्शन में है 6 कर दिया, इस डायरेक्शन में था 5 कर दिया, इस डायरेक्शन में था अब 2 वैल्यू का कर दिया, ये 2 वैल्यू का रिजल्टेंट बन गया। ये तो 3 वैल्यू का था लेकिन ये 2 वैल्यू का बन गया। और जब बिल्कुल अपोजिट में हो गया तो 1 वैल्यू का हो गया। इट मीन्स मैक्सिमम कब, जब एक ही डायरेक्शन में हो, थीटा इज इक्वल टू 0, और मिनिमम जब वापस हो जाए, एक ही डायरेक्शन जिधर था उसके अपोजिट में पहुंच जाए, तो हमारा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम 180 डिग्री तक ही हो सकता है एंगल। एक वेक्टर ये हो, दूसरा वेक्टर ये हो, तो ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये मान लो है 150 डिग्री। जब ये बिल्कुल इधर हो जाएगा तब ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर बी वेक्टर इधर हो जाए तो फिर ये एंगल नहीं लेंगे, फिर तो ये एंगल लेंगे, क्योंकि स्मॉलर एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर व्हेन देयर टेल्स आर मीटिंग, तो ये वाला एंगल लिया जाएगा। ये नहीं कि इधर से लेना शुरू कर देंगे, नहीं।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल व्हेन देयर टेल्स आर मीटिंग। तो टेल टेल मैचिंग करा रखा है, ये एंगल लेंगे। सो थीटा का वैल्यू 180 से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होगा। टू वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होता। 180 पे मिनिमम और 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। चलो इसको हजम करने के लिए ऐसे हम लोगों ने एनालाइज किया। हजम करने के लिए एक और है भाई, रिजल्टेंट का वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा होता है। तो मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ भाई, मैक्सिमम रिजल्टेंट जो होगा मैक्सिमम, दैट इज वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ये मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये तो भाई फिक्स है ए स्क्वायर, बी जो भी है भाई फिक्स है अपना 2ab कॉस थीटा ही तो इधर कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी बी को इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। थीटा क्या हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का होता है 1। व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम तभी होगा ऐसा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। वो कब होता है भाई, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तभी हमारा कॉस 0 1 होता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और कॉस 0 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कि हो गया अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट लगाओगे तो ए प्लस बी पाओगे, मीन्स दोनों का वैल्यू का सम मैक्सिमम है। तो ये फॉर्मूला भी कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू होगा जब 0 होगा एंगल। सिमिलरली बताओ आर मिनिमम कब होगा, तो आर मिनिमम व्हेन कॉस थीटा इज मिनिमम। जब कॉस थीटा हमारा मिनिमम हो तो रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। और कॉस थीटा मिनिमम कब होता है भाई, दैट इज कॉस थीटा क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। कॉस थीटा -1 ही सबसे मिनिमम है। ऐसे कंडीशन में जो रिजल्टेंट मिनिमम बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और कॉस थीटा हो जाता है -1 मिनिमम वैल्यू। इट मीन्स क्या हो गया भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स a माइनस बी डिफरेंस। तो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू हमारा ये है a माइनस बी। तो इस फॉर्मूला से भी ये क्लियर होता है भाई कि हमारा मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। कॉस थीटा जब -1 हो जाए, कॉस थीटा कब -1 होता है भाई, तो पाई पे होता है। सो 180 डिग्री दैट इज अपोजिट वेक्टर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब ऐसे कंडीशन में मिनिमम वैल्यू होगा। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। सर एक बार इक्वल वाले केस का भी एग्जांपल दे दो। किसका? इक्वल वाले केस का। इक्वल वाला मतलब सर जो आपने बताया है ना कि सर इक्वल होएगा, वो वाला। कौन दोनों इक्वल होगा, कौन दोनों इक्वल? सर जैसे आपने ये जो मोड a प्लस बी के साथ में ग्रेटर देन और इक्वल वाला साइन लगाया ना, उसका इक्वल इसमें यस सर। मतलब ये कहने का है कि रिजल्टेंट का वैल्यू इतना, दोनों के सम इक्वल टू हो सकता है या उससे लेस हो सकता है, और ये ग्रेटर हो सकता है, डिफरेंस से ग्रेटर हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। इक्वल टू कब होगा, ये वाला जो रिजल्टेंट है वो a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ द टू मैग्नीट्यूड कब होगा, जब 180 डिग्री पे हो। और ये इक्वल टू कब होल्ड करेगा भाई, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट इज 0 डिग्री पे होगा, तब इक्वलिटी इसका होल्ड करेगा। ये इनइक्वलिटी लिखते हैं, इसको इनइक्वलिटी बोलते हैं। इनइक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, जो कि इक्वल नहीं है। यहाँ से इसका मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम वैल्यू ये। अभी मैंने दिखाया कि मैक्सिमम वैल्यू तब होता है 2 का जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और जब ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो देखो रिजल्टेंट का वैल्यू कम हो गया। इस डायरेक्शन में हो जाए तो रिजल्टेंट का वैल्यू ये हो गया और कम हो गया। इस डायरेक्शन में हो जाए तो रिजल्टेंट का वैल्यू ये हो गया और कम हो गया। और इस डायरेक्शन में हो जाए तो रिजल्टेंट का वैल्यू और मिनिमम हो जाएगा।
तो मिनिमम वैल्यू ये है, समझो कि 1 है। अगर 3, 4 और 3 है तो मिनिमम वैल्यू 1 है। इससे वैल्यू थोड़ा 1.5 हो गया। ये रिजल्टेंट था जब 2 था, ये रिजल्टेंट था तब समझो कि 4 था, और जब ये रिजल्टेंट है तो यहाँ पे 4 और प्लस 3 7 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये जब सेम डायरेक्शन, मिनिमम वैल्यू जब अपोजिट डायरेक्शन, बाकी में इन दोनों के बीच में कुछ भी 7 से 6 भी होगा, 5 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 1 तक मिलेगा। तो एंगल बदलते जाएंगे तो ये बदलता जाएगा। इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब रिजल्टेंट हमारा a प्लस बी का वैल्यू का इक्वल हो जाएगा। और जब अपोजिट में होंगे तो a और b के डिफरेंस के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। बाकी कंडीशन में इन दोनों के बीच में रहेगा। मीन्स एंगल ना 0 होगा तो ये 180 है तो ये, लेकिन 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा तो अलग अलग मिलता रहेगा वैल्यू। मतलब ये है कि अगर एक 3 वैल्यू का और 4 वैल्यू का हो, एंगल बदलते रहें, एंगल चेंज होते रहें, तो इसका जो 3 और 4 वैल्यू के जो 2 वेक्टर को ऐड करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 7 और मिनिमम वैल्यू होगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो होगा वो 1 से लेकर के 7 तक होगा। 7 कैसे आया भाई? तो 4 वैल्यू और 3 वैल्यू का था तो दोनों का सम। ये है तुम्हारा इनइक्वालिटी। मीनिंग समझ गए? जब 4 वैल्यू का वेक्टर और 3 वैल्यू के वेक्टर को ऐड करेंगे डिफरेंट एंगल्स पे, एंगल चेंज कर करके, तो मैक्सिमम मिलेगा 7, मिनिमम मिलेगा 1 जब अपोजिट में हो, बाकी में इन दोनों के बीच में मिलता रहेगा। अभी 3 है, 4 है, 60 डिग्री एंगल है, तो ये जो रिजल्टेंट मिलेगा तुम्हें ये मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट 7 से तो कम ही होगा। 7 तो ऐसे होता, जब 4 और 3 एक ही डायरेक्शन में होता तो 7 ये वाला होता, इससे ये कम मिलेगा, 6 मिल रहा है, 6.5 मिल रहा है। तो ये मीनिंग समझ में आया कि कब रिजल्टेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा, कब रिजल्टेंट इक्वल टू सम हो जाएगा। सम तब जब 0 डिग्री एंगल। चलो कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं भाई लोग। रेडी हो तो बताओ, अभी कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो पहले उसको। बोलो भाई, और किसी का क्या डाउट है? बोलो भाई बोलो, और किसी का क्या डाउट है? चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 6, वेक्टर B is equal to 3 and A is perpendicular, A is ऐसा लिख देता हूँ, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर मान लो ये डायरेक्ट दिया हुआ हो तो ये तो निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट मतलब A प्लस बी। ये रिजल्टेंट निकालने हैं। दोनों इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, A का वैल्यू, B का वैल्यू और एंगल भी दिया हुआ है, तो कितना अच्छा है भाई। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। रिजल्टेंट क्या होगा भाई? तो फॉर्मूला सबको मालूम है, फॉर्मूला अप्लाई करो तो बस काम कर देने हैं और कुछ नहीं है। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 6 इंटू 3 और कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मतलब होता है हाफ, इसलिए ये हो जाएगा 36 प्लस 9 और ये प्लस 18, ऐसे मिल जाएगा। जो वैल्यू आ जाएगा मिल जाएगा, जो भी आ जाए मिल जाएगा। और अगर एंगल लिखना चाहेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B मेक्स एंगल अल्फा विद वेक्टर A, then tan अल्फा इज इक्वल टू
बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, और इसलिए बी का वैल्यू था 3 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 कॉस 60 डिग्री। ये तो वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वो tan अल्फा छोड़ देंगे। इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? डायरेक्शन इधर लिख दिया, ये a प्लस बी हमारा एंगल अल्फा बना रहा है वेक्टर a के साथ, तो वो वैल्यू निकाल दिया और रिजल्टेंट का वैल्यू भी निकाल दिया, काम खत्म हो गया। जब तुमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, तो तुम्हें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर पूछ रहा है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अगर तुम्हें सिर्फ वैल्यू पूछता तो तुम वैल्यू निकाल करके आंसर कर देते, लेकिन ये वेक्टर पूछ रहा है, वेक्टर a प्लस बी या रिजल्टेंट, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। वेक्टर का रिक्वायरमेंट है, वेक्टर पूछ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही बताना चाहिए। चलो भाई, ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, इफ वेक्टर ए मॉड इज इक्वल टू वेक्टर बी मॉड इज इक्वल टू ए प्लस बी, then find the angle between vector A and vector B। एंगल चाहिए, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल चाहिए। चलो भाई फटाफट निकालो। सीरम समझ में आ रहा है भाई? सरीम? यस सर। सरीम समझ में आ रहा है। चलो भाई, जूम यूजर कौन है भाई? जूम यूजर, जूम यूजर का क्या नाम है? सर मैं हूं सर, रक्षित। रक्षित? अक्षित कि रक्षित? सर रक्षित। रक्षित भाई नाम बदल दिया, बदला? बदल गया होगा, मैंने नहीं बदला। अच्छा, तो मुझे अननोन दिखेगा तो मैं तो रिमूव कर दूंगा फिर तो, क्योंकि डिस्टरबेंस अगर आया अननोन से तो मैं तो सीधा रिमूव करूंगा। सर अब ठीक है? मुझे नहीं पता, क्या आप नाम बदल दिए? अच्छा, तो अभी क्लास लेते में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी डिस्टर्ब्ड। मैं पता नहीं था इसलिए पूछ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जल्दी वैल्यू निकालो भाई पहलवानों, वैल्यू निकालो। ए का वैल्यू भी वही, बी का वैल्यू भी वही, और रिजल्टेंट भी वही वैल्यू का। तो भाई इसका दो मेथड हो सकता है। एक तो है ऑब्जर्वेशन मेथड, थोड़ा खोपड़ी खर्च करो, खोपड़ी खर्च करो। ए का भी उतना ही वैल्यू लेना है, बी का भी उतना ही वैल्यू लेना है, और रिजल्टेंट भी उतना ही होना चाहिए। अच्छा, तो ए का वैल्यू ले लिया, बी का वैल्यू ऐसे लिया, उतना ही वैल्यू लेना है भाई, तो रिजल्टेंट तो बड़ा हो गया, नहीं चलेगा। ए वैल्यू लिया, बी वैल्यू लिया, उतना ही वैल्यू का लेना है भाई, चलो उतना ही वैल्यू ले लिया, ए वैल्यू बी वैल्यू, तो रिजल्टेंट अच्छा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो क्या करें? अब बी वेक्टर इधर लेंगे तब तो ये और बड़ा हो जाएगा, इसलिए ए वेक्टर ये लें तो बी वेक्टर ऐसा लें, तो मिलेगा हमें ये रिजल्टेंट जो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू का हो जाएगा। मीन्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बन जाना चाहिए। ये है वेक्टर ए, इस पे लगाया ये वेक्टर बी, तो ये है रिजल्टेंट, ये वाला है भैया रिजल्टेंट। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों सेम वैल्यू के, ये अगर x वैल्यू तो ये भी x वैल्यू, और ये रिजल्टेंट भी है x वैल्यू। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये है रिजल्टेंट। इसका मतलब ऐसे कंडीशन के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, और अगर ऐसा कंडीशन है वेक्टर ए और बी में तो बता दे भाई। अब तो सबका वैल्यू समझो x है, ये भी x है और ये भी x है, रिजल्टेंट भी आ गया x। तो इसका मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना हुआ? कितना हुआ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? कितना हुआ एंगल? अरे कितना हुआ बोलो? सर 60।
नहीं, 120 धोखा खा गए। अरे ये है 60, इसको एंगल बिटवीन ए एंड बी थोड़ी बोलते हैं, ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सर हमें तो स्मॉलर एंगल लेना है ना। अरे भाई स्मॉलर एंगल तो लेना है, लेकिन उसका टेल मिला रहे ना, तब है स्मॉलर एंगल। ये थोड़े कि एक का हेड और एक का टेल मिल गया और इसको बोल देंगे स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल की बात ही नहीं करनी है जब हेड टेल मैचिंग हो, नहीं, पहले हेड या टेल की बात करो। पहले हेड या टेल, तो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, देखो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, टेल मैचिंग करा दिया। अब देखेंगे स्मॉलर एंगल और ये है लार्जर एंगल, तो ये लेंगे एंगल, तो ये 120 डिग्री, क्योंकि इधर वाला है 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री। सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है सर, ऐसे तो। क्या कंफ्यूजन है कि कब स्मॉलर लेना है कब लार्जर लेना है? ये याद किया था कि सर स्मॉलर लेना है, स्मॉलर लेना है। हाँ बिल्कुल याद किया था, हाँ बिल्कुल याद किया था। हविशा बोल रहे हो ना, हविशा नाम है ना? यस सर। हाँ बिल्कुल याद किया था। स्मॉलर एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है, लेकिन कब? जब हेड या टेल मैच हो रहा हो तब। ये भी तो याद रखोगे साथ में, ये भी तो याद रखोगे। क्या लिखवाया था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल व्हेन देयर टेल्स आर मीटिंग और देयर हेड्स आर मीटिंग, ऐसा बोला था ना। तो तुम आधा याद रखोगे, स्मॉलर एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल। अरे कब भाई? ऐसे करके अगर स्मॉलर एंगल लेना होता तो जो रिजल्टेंट का डिराइव कर रहे थे तुम, तो ये वाला क्यों नहीं एंगल ले लिया? क्यों नहीं ले लिया? ये वेक्टर ए और बी में रिजल्टेंट जो निकालते हो तो ये एंगल थोड़ी ही लेते हैं, ये थीटा थोड़ी ही होता है। ये तो नहीं लिया हमने, क्यों? क्योंकि हेड और टेल का मैचिंग है मेरे भाई, ये हेड और टेल का मैचिंग है। तो ऐसे में स्मॉलर लार्जर एंगल का मतलब ही नहीं है, इससे एंगल नहीं डिफाइन करते। एंगल बिटवीन टू वेक्टर तब होता है जब टेल या हेड मैचिंग हो। कन्फ्यूज़न देखो भाई, फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। लेकिन आप आधा बात अगर याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़न ही है। स्मॉलर एंगल लेना है, बिल्कुल लेना है, लेकिन वो स्मॉलर एंगल तब लेना है, तब बात करना है जब दोनों का टेल या दोनों का हेड मैचिंग हो। ऐसे में बात नहीं करना है। तो क्या करना है? तो ए वेक्टर को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाते थे ए वेक्टर को, इसका लाइन आगे ड्रॉ कर देते थे, ये वेक्टर बी रहता था, ये एंगल लेते थे। तब भी ये परपेंडिकुलर जब डालते थे तो इसको लिखते थे बी साइन थीटा और इसको बोलते थे बी कॉस थीटा। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसलिए मैंने वो अलग से दिखा दिया था। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल व्हेन देयर टेल्स आर मीटिंग और देयर हेड्स आर मीटिंग। तब तो हमने क्या किया? ए वेक्टर को आगे बढ़ाया तो दोनों का टेल मैचिंग हो गया। और अब देखेंगे कि ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, कौन स्मॉलर है? ये है, तो ये ले लेंगे। इसमें ये लार्जर और ये स्मॉलर करके नहीं लेंगे, ना ये लेंगे ना ये लेंगे, क्योंकि ये टेल हेड का मैचिंग है, टेल का मैचिंग नहीं है। उसी तरह से वहाँ पे भी ये 60 डिग्री नहीं ले लेंगे, 120 लेंगे, नहीं तो सारा तुम्हारा फॉर्मूला ही फेल हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? सर मतलब स्मॉलर एंगल तभी लेना है जब हेड या टेल मैच हो। बिल्कुल, ये तो लिखवाया था। तुम अपने रजिस्टर को अगर उल्टो पीछे तो तुम्हें दिखाई देगा। मैंने लिखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल व्हेन देयर हेड्स आर मीटिंग और देयर टेल्स आर मीटिंग। और देखो ये तो समझ गए, ये तो मैंने फिर से याद दिला दिया। कब स्मॉलर लेना है? स्मॉलर लेना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिफाइन ही होता है स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर व्हेन देयर हेड्स आर मीटिंग और देयर टेल्स आर मीटिंग। तो इसलिए ए और बी के बीच का एंगल जब देखना है तो दोनों का हेड या टेल का मैचिंग देखना होगा। तो ए वेक्टर को आगे बढ़ा दिया तो देखो अब इसका टेल और इसका टेल मैच हो गया, तो ये है एंगल स्मॉलर, इधर वाला एंगल है लार्जर, वो नहीं लेंगे, 120 ले लेंगे, 120 एंगल हो जाएगा। और अगर तुम्हें चाहिए होता कि ए को आगे नहीं भाई तो बी को भी पीछे बढ़ा करके काम कर सकते थे, हेड मैचिंग हो जाता। अभी तो टेल मैचिंग हुआ। अगर बी को मैं बैकवर्ड एक्सटेंड कर दूं, बी को बैकवर्ड अगर एक्सटेंड कर दें, ये वेक्टर बी हो जाएगा और ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर ए। तो अब देखो दोनों का हेड मैच हो गया, वेक्टर बी
वेक्टर ए, हेड हेड मैचिंग हो गया। अब फिर से देखो ये एक लार्जर एंगल है कि स्मॉलर एंगल है, तो कौन वाला लेंगे, यही वाला लेंगे 120 डिग्री स्मॉलर एंगल। ये लो चाहे ये लो, ये वाला ले रहे हो तो दोनों का टेल टेल मैचिंग है, ये ले रहे हो तो दोनों का हेड हेड मैचिंग है। एक हेड और एक टेल मैच करा के कभी स्मॉलर एंगल या एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात ही नहीं करते। एक को आगे पीछे बढ़ा लो और जब हेड हेड या टेल टेल मैच हो जाए तब स्मॉलर एंगल ले लेना है। ठीक है, चलो अब इसको मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूं। एक तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड से 120 डिग्री एंगल आया, दोनों वेक्टर का वैल्यू सेम है, रिजल्टेंट भी उतना ही वैल्यू का है, तो एंगल आएगा 120 डिग्री। और इसको मैं फॉर्मूला से भी दिखा देता हूँ। रिजल्टेंट जो होता है वैल्यू में, डेट इज a प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है भाई √a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab cos थीटा, सबको पता है भाई। तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्टेंट भी x लो, वेक्टर a भी x लो, वेक्टर b का भी वैल्यू x लो, तो a भी x है, b भी x है, और हमें थीटा का एंगल बताना है, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो गया भाई, फॉर्मूला ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिजल्टेंट भी वही और a भी वही x और b भी वही x, वैल्यू रख दिया। चलो स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो हमारा ये रूट अंडर का खेल खत्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x² इज इक्वल टू x² प्लस 2x² इंटू कॉस थीटा। और ये x² तो खुद ही 2x² हो गया, 2x² उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो x² माइनस 2x² इज इक्वल टू 2x² कॉस थीटा। इट मीन्स ये हो गया माइनस x² इज इक्वल टू 2x² इंटू कॉस थीटा। x² को शहीद कर दो भाई, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू कितना भाई, तो -1/2। कॉस थीटा का वैल्यू -1/2, तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री। कॉस थीटा हाफ रहता तो 60 डिग्री बोलते, माइनस हाफ है 120 डिग्री होता है। बोलो ठीक है। तो स्कूल में आ जाए तो आप ये दिखा सकते हैं इस तरह से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये है। तो हमने रख दिया भाई, ये भी रिजल्टेंट भी x, a भी x, b भी x हो गया, इससे सॉल्व कर दिया। ये था ऑब्जर्वेशन मेथड। हम लोगों ने देखा भाई उतना ही रिजल्टेंट चाहिए तो a वेक्टर ये है और b वेक्टर ऐसा करेंगे तभी हमें उतना ही वैल्यू का रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल के लिए मैंने इस a को आगे बढ़ाया और ये वाला एंगल ले लिया, या तो b को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और ये एंगल ले लेंगे। बात देखिए, ये लो चाहे ये लो 120 डिग्री, क्योंकि ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, इसलिए इधर है 120 डिग्री। किसी को कंफ्यूजन है बता दे भाई कहीं पे, नो सर। कोई भाई बंधु? सर हमने रिजल्टेंट को x किया, रिजल्टेंट को x क्वेश्चन लिखा है भाई, क्वेश्चन में दिया है देखो, वेक्टर a का वैल्यू इज इक्वल टू वेक्टर b का वैल्यू इज इक्वल टू रिजल्टेंट का वैल्यू, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये तीनों इक्वल हैं, इक्वल a का वैल्यू इज इक्वल टू b का वैल्यू इज इक्वल टू रिजल्टेंट का वैल्यू, तीनों वही हैं। जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं वो इक्वल वैल्यू के हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी वैल्यू का है। तो ये भी x, ये भी x और रिजल्ट भी x वैल्यू, तब एंगल बताने। बोलो क्लियर है? चलो अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं और क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। कभी ऐसा दे दे, इफ वेक्टर a मॉड इज इक्वल टू वेक्टर b मॉड, अगेन इक्वल टू ही कर देते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई √3। देन फाइंड थीटा, निकालो भाई एंगल बिटवीन a एंड b।
एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन वैसा ही है भाई जो अभी किया था। तो ऐसे जब आए क्वेश्चन तो क्या करना, जो इक्वल इक्वल कह रहा है उन सबको x वैल्यू का ले लिया। तो इसका मतलब हो गया कि वेक्टर a का वैल्यू x हो गया, वेक्टर b का वैल्यू x हो गया, और रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस b का वैल्यू क्या हो गया, क्या हो गया, वेक्टर a प्लस b का वैल्यू क्या हो गया, √3x। बस उसके बाद क्या, उसके बाद तो वही खेल खेलना है भाई जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। रिजल्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू इज इक्वल टू √a² प्लस b²। ये सब के तो अब आप पुराने खिलाड़ी हो गए भाई। अब क्या कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो हमारा है कितना भाई, तो √3x बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो दिया हुआ है उसको x ले लिया पहले, तो हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाल चुके हैं। ये √3x है और ये वाला x है, ये वाला भी x है। तो बस अब लिख देंगे, तो √3x है रिजल्टेंट। दिस इज इक्वल टू √x² प्लस x² प्लस 2x इंटू x इंटू कॉस थीटा। इसलिए स्क्वायर करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा। सॉल्व कर रहे हैं भाई, 3x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट हो गया, x² बच गया 2x² कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आ गया हाफ, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हाफ। यानी कि कितना एंगल होता है ये, 60 डिग्री होता है भाई, 60 डिग्री होता है π/3। तो थीटा का वैल्यू है π/3। इतना ही आया होगा भाई। बोलो इतना ही आया है, 60 डिग्री आया आंसर। यस सर, यस सर। बस ये तो आपका जब भी इस तरह का दे, √3 नहीं होना चाहिए था क्या कह रहे हो सर, रिजल्टेंट x डिवाइडेड बाय √3 नहीं होना चाहिए था। क्यों x डिवाइडेड बाई √3, यहाँ देख नहीं रहे हो, x इज इक्वल टू ये है ना, इसको जब x लिया है तो ये इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल और इसके भी इक्वल, तो ये पूरा मिल करके है ना x। समझे? यस सर। इसलिए अगर इसको चेक भी करना चाहोगे तो इजीली चेक कर सकते हो भाई। कैसे, देखो वेक्टर a का वैल्यू और वेक्टर b का वैल्यू अगर सेम है और तुम्हारा आंसर आ रहा है 60 डिग्री, तो वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं। देखो जब 60 डिग्री पे जब दो वेक्टर होंगे, ध्यान देना, a वेक्टर b वेक्टर दोनों का टेल मैचिंग है। सारे लोग देखो ध्यान से, पेन को छोड़ दो। तो जब a वेक्टर और ये b वेक्टर दोनों का जब x वैल्यू हो तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, तो टेल मैचिंग है, तो ये है रिजल्टेंट भाई, ये है रिजल्टेंट। तो ये वाला वैल्यू है √3 टाइम्स x। लग भी रहा है सर, ये टेल मैचिंग किसने बोला? ये है ना, ये बोला है, देखो टेल। सर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, जो 60 डिग्री आया उसको वेरीफाई करके देखना चाह रहे हैं कि वो ठीक आया कि नहीं आया। तो 60 डिग्री अगर आया है तो मैं उसको चेक करना चाह रहा हूँ कि 60 डिग्री रहने पे रिजल्टेंट का वैल्यू ये आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है, तो भाई वो ठीक जैसा लग रहा है कि √3x आना चाहिए। 60 डिग्री पे √3x तो बिल्कुल ठीक ही आ रहा है, मतलब बड़ा होना चाहिए ना। 60 डिग्री जब होगा तो ये एंगल होगा। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक वेक्टर a है, दूसरा ये वेक्टर b है, और दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल हो, जो लास्ट टाइम आया था रिजल्ट। तो इन दोनों का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें रिजल्टेंट देखो ऑलमोस्ट उसी वैल्यू का मिल रहा है, x x x। तो जो एंगल आया था पहले 120 डिग्री कि x x x, a भी x b भी x और रिजल्टेंट a प्लस b भी x, तो वो ठीक जैसा लग रहा है कि हाँ भाई ठीक ही आंसर आया था 120 डिग्री पे, ऐसा हो रहा है लगभग।
ऑलमोस्ट हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट है। और यहाँ 60 डिग्री जो आंसर आया वो भी मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अच्छा भाई सही आया कि नहीं आया। तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक्स वैल्यू का है, ये एक्स वैल्यू का अगर हो और 60 डिग्री एंगल हो तो रिजल्टेंट एक्स से तो ज़्यादा ही आएगा। और अगर ज्योमेट्री अप्लाई करें तो सही में √3x आ जाएगा। अगर आप ज्योमेट्री अप्लाई करो सही से तो आ जाएगा तुम्हारा √3x। इसलिए जो 60 डिग्री एंगल आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट एंगल आ रहा है भाई। अगर आप ज्योमेट्री अप्लाई करें तो ये अगर x है, ये x है, तो ये √3x होगा कि नहीं? निकाल के देख भी सकते हो, √3x हो जाएगा। अच्छा देखो मैं निकाल ही देता हूँ भाई। ये है 60 डिग्री। सारे लोग ध्यान से देखना भाई, मैंने क्या किया सबसे पहले यही समझो। मैंने ये किया कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए बी और रिजल्टेंट सब सेम था तो एंगल आया था 120। तो मैं यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ कि 120 आना, ये जब सेम वैल्यू था तो 120 आया था, तो वो ठीक है कि नहीं। तो देखा भाई कि 120 रखने से x वैल्यू का और 120 रखने से ए और बी में 120 का एंगल रखा हम लोगों ने, तो जो वैल्यू आ रहा है बिल्कुल ये उतने ही वैल्यू का जैसा लग रहा है, उतना ही वैल्यू का आ रहा है। ए वेक्टर बी वेक्टर सेम वैल्यू का, रिजल्टेंट निकाला तो ऑलमोस्ट उतने ही वैल्यू का है। तो ठीक तो है। पिछले में लास्ट क्वेश्चन में यही तो था, तीनों x तो एंगल आया था 120 डिग्री, तो ठीक ही आया था। अभी में आया 60 डिग्री, तो मैं वो चेक करना चाह रहा था 60 डिग्री आना क्या ठीक है, तो रख के देख लेते हैं भाई। तो x वैल्यू रखा, x वैल्यू का रखा और 60 डिग्री एंगल लिया। तो अब देख रहे हैं रिजल्टेंट इतना बड़ा आ रहा है। हाँ भाई, तो रिजल्टेंट तो √3x है, तो ठीक ही आ रहा है। √3x मतलब x से लार्ज 1.73x, तो बिल्कुल ठीक ही जैसा लग रहा है। फिर भी अगर तुम चेक करना चाहते हो कि 120 डिग्री ये 60 डिग्री जो आया है उस पर ये रिजल्टेंट √3x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप वेरीफाई कर सकते हो छोटा सा ज्योमेट्री अप्लाई करके। मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ बस। देखो ये अगर x है और ये 60 डिग्री है तो ये डायगोनल जरूर इसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। मीन्स इधर 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री। बोलो होगा? बोलो भाई होगा कि नहीं? डायगोनल तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करता ही है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है भाई। तो ये 60 डिग्री टोटल एंगल है, तो ये 30 डिग्री तो है ना भाई? बोलो 30 डिग्री है। ये वाला वेक्टर x है, ये वाला x वैल्यू का ये 30 डिग्री का है, तो तुम यही बता दो कि O और ये A, OA कितना होगा। OA इज इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, दोनों डायगोनल है, परपेंडिकुलर रहेंगे भाई क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ये A है, ये 30 डिग्री है, तो ये OA है x cos 30 डिग्री, है कि नहीं? इस एंगल में ये एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये बेस को बोलेंगे ना हाइपोटेन्यूज x इंटू cos 30 डिग्री, x इंटू cos 30 डिग्री OA बोला है। और जितना OA है उतना ही OA ये भी है, उतना ही उतने वैल्यू का है। इसलिए ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा वो 2 टाइम्स OA का वैल्यू है, 2 टाइम्स OA का वैल्यू है। सो रिजल्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स और OA का वैल्यू है x cos 30 डिग्री। अब जरा देख लो, 2x और cos 30 डिग्री होता है √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा और √3x मिल जाएगा। सो दिस रिजल्टेंट इज √3x। तो एंगल 60 डिग्री आना बिल्कुल सही था हम लोगों का। सर ये हमें कैसे पता चला कि पैरेललोग्राम लॉ सही होगा? क्योंकि टेल जब भी मैच करोगे तो रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ। जब भी तुम टेल मैच करा रखे हो दोनों का और तब रिजल्टेंट निकालना चाहते हो। अब सोचो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, अब मैं रिजल्टेंट कैसे लिखूं, कौन सा दिखाऊं? तो तुम्हें पता है ना कि पैरेललोग्राम लॉ में ही होता है टेल मैचिंग, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने पड़ते हैं तब बनता है रिजल्टेंट। और मान लो ये वेक्टर A होता है, ये वेक्टर B होता है, तो तुम क्या करते, कैसे रिजल्टेंट दिखाते? तो तुम देख तो रहे हो कि A के हेड पे B का टेल रखा हुआ है, तो इसमें पैरेललोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो हमारा ट्रायंगल लॉ काम करेगा। ये है रिजल्टेंट। तो जहाँ टेल दिख रहा हो
तो तुम खुद सोचो, तुम्हारा अपने आप कॉमन सेंस करेगा, अच्छा एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये 5 स्टार है या टेबल है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर, तो जाएगा किधर, टेबल इधर जाएगा, यही है रिजल्टेंट फोर्स। और एक इधर लगा रहा है देखो, और एक इधर लगा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, कोई इधर धक्का मार रहा हो, कोई इधर धक्का मार रहा हो, तो ये ऐसे जाएगा। मतलब हेड टेल का मैचिंग। देखो भाई, घर जाके थोड़ा रिवाइज भी किया करो, वीडियो देखते हो तो नोट करो, रिवाइज भी करो। मैंने बताया था कि ट्रायंगल लॉ मतलब हेड टेल मैचिंग, पैरेललोग्राम लॉ मतलब टेल टेल मैचिंग। तो भाई टेल टेल मैच जब करा दिया तुमने, तो अब इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से आएगा। उसमें थोड़ी ना आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो कि ये ए वेक्टर है और मान लो ये वाला बी वेक्टर है, ऐसे हमने कर दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो तुम इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये लिख दोगे? ये नहीं लिख दोगे ना भाई, ये नहीं लिख दोगे, ये नहीं कि ट्रायंगल लॉ से तो ये होता है, ट्रायंगल लॉ से तो ये थोड़ी काम करेगा। यहाँ टेल टेल मैचिंग है भैया, जब टेल टेल मैचिंग है तो ये काम नहीं करेगा ट्रायंगल लॉ तुम्हारा, पैरेललोग्राम लॉ चाहिए तुम्हें। तो इससे पहले पैरेललोग्राम बनाओ और फिर कॉमन पॉइंट से रिजल्टेंट दिखाओ। मैंने लिखा था ना स्टेप कि जब पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं तो दोनों वेक्टर जिनको ऐड कर रहे हों उनका टेल टेल मैचिंग कराओ, पैरेललोग्राम बनाओ और रिजल्टेंट दिखाओ। मतलब यही क्वेश्चन होता है दैट a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फिर हम कैसे करते हैं? चलो ये क्वेश्चन तो हट गया, ये तो खत्म हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, तुम बताओ कैसे ले रहे हो। वेक्टर ए का वैल्यू इज इक्वल टू वेक्टर बी का वैल्यू एंड थीटा इज इक्वल टू बोल रहे हो 60 डिग्री, ये लिख रहे हो ना? हाँ, तो ये तो अभी तो सॉल्व किया था कि ये x और ये भी x, तो रिजल्टेंट जो आएगा तुम्हारा वो 60 डिग्री होने पे √3x आएगा। देखो यही तो है, x 60 डिग्री तो ये √3x, अभी निकाला था ना ये x और ये 60 डिग्री तो √3x। फिर भी तुम अगर फॉर्मूला से निकालना चाहते हो, क्वेश्चन यही है मान लो, और तुम फॉर्मूला से निकालना चाहेंगे, सारे लोग देखें भाई, तो रिजल्टेंट का जो दैट इज़ a प्लस बी का जो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हो जाएगा a² मतलब x², b² मतलब x² ट्वाइस a इंटू बी इंटू कॉस 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, हमें निकालना है रिजल्टेंट। इफ़ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स, बी दोनों सेम हों, ठीक है, और थीटा का वैल्यू ये है, देन रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा ये निकालना था। ठीक है भाई, निकाल रहे हैं, फॉर्मूला से निकालो, ये तो ज्योमेट्री से निकाल दिया था, अभी फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं। 2x² इंटू कॉस 60 डिग्री मतलब हाफ, तो ये हो गया देखो √x² प्लस √x² और ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो करके x² दैट इज √3x² दैट इज √3 इंटू x, मिल जाएगा रिजल्टेंट का वैल्यू। बोलो ठीक है? तो ऐसा होगा, क्वेश्चन तो आपको एंगल निकालने पे भी आ सकता है, रिजल्टेंट निकालने पे भी हो सकता है। ये अगर समझ गए, टाइम तो हो गया, लेकिन और क्वेश्चंस दे दो प्लीज, सर ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। अरे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबसे पहले मैं और क्वेश्चन दे दूंगा, वो अलग मैटर है, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर करो। आधा चीज़ याद रखोगे प्रीवियस क्लास का और आगे बढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, पूरा याद रखो। ये नहीं कि खाली बस स्मॉलर एंगल लेते हैं, उसके साथ साथ भी लियो, और एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लो और नोट्स भी बन जाएंगे और माइंड में फ्रेश भी हो जाएंगे। तो आप